अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो हम आपको एज़ यूजुअल बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की तैयारी के हवाले से हमने सेपरेट सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। और जिन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो हम आपको उस हिसाब से उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी किस्म की डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती, तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात की डिस्कशन के लिए हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक ग्रुप में है। और इसको आप फेसबुक पर सर्च में लिखेंगे यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड टीचिंग। फेसबुक पर सर्च में जब आप लिखेंगे यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड टीचिंग, तो आपके सामने एक ग्रुप होगा जिसमें तकरीबन 4,500 के करीब स्टूडेंट जो हैं उस फेसबुक ग्रुप में ऐड हैं, ताकि आप अपने दोस्तों से आप क्या कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है, तो वो अपने अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट में लिखें। इस वक्त मारिया गुल जो है हमें बराह रास्त जो है वो हैदराबाद से देख रही हैं, शोजेब सखर से, और शिजा ने दुबई से इस वक्त हमें अस्सलाम वालेकुम कहा है। ओके, जुलेखा इस वक्त जो है वो लारकाना से जो है वो बराह रास्त देख रही हैं। तो बेटा, जिन जिन बच्चों को वीडियो की लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो, तो वो वीडियो को लाइक भी कर लो, साथ साथ लाइक पर भी क्लिक कर दो, ताकि हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ भी करना शुरू करें। तो जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है बेटा, वालेकुम सलाम। शिफा लारकाना से, सना इस वक्त कराची से, और शिक्षा इस वक्त सखर से। ओके, बारिया गुल ने लिखा है आई लाइक योर वीडियोस। ओके बेटा, थैंक यू। उमेमा ने इस वक्त गुलशन इकबाल कराची से, और सैयद सलमान लिख रहे हैं कि वो ज़ैनब हैं कराची से। हया सिकंदर इस वक्त इन्होंने लिखा है न्यू सब्सक्राइबर, लेकिन हया सिकंदर को मैं काफ़ी बार लाइव वीडियो में शायद इनको देख चुका हूँ। न्यू सब्सक्राइबर कह रही हैं, ओके बेटा, मान लेते हैं। ओके, मोहसिन गुलशन जौहर से, और हुमा हमीद इस वक्त शाह फैसल से हमें देख रही है। तो आइए हम बायोलॉजी के लेक्चर का आगाज़ जो है वो वहीं से करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। और आज हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो वो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था, हमने नेफ्रॉन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। तो नेफ्रॉन की हमारे पास जो डेफिनेशन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी किडनी की जो बेसिक बनावट है और जो बेसिक फंक्शन जो होता है, वो जिस स्ट्रक्चर में होता है उसे हमने नाम दे दिया है नेफ्रॉन का। ईच किडनी कंटेन अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। और अल्लाह ताला ने एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन रखे हुए हैं, यानी 10 लाख के करीब नेफ्रॉन मिलकर जो है वो हमारी क्या कर रही हैं, एक किडनी बना रहे हैं। अब हम आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को जो है वो आज अच्छे से समझेंगे। याद रहे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जब आपका अच्छा से समझा हुआ होगा, तो ही फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की हमने बात की। नेफ्रॉन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन को हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है रीनल कार्पसल, और दूसरा हिस्सा कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। एक रीनल कार्पसल कहलाता है जो कि राउंडेड पार्ट होता है, और दूसरा ट्यूब्यूल कहलाता है जो कि इलोंगेटेड पार्ट होता है, ट्यूब की शक्ल में होता है। तो आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरीके से है। तो मैं आपको यहाँ डायग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके बताता हूँ, ताकि पेपर में आपकी आसानी हो। तो सबसे पहले ओके, हम थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँगा थोड़ा सा, ताकि डायग्राम आपको जो है वो अच्छे से नज़र आए। चले, ओके। अब देखो भाई, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ ना, तो नेफ्रॉन का एक राउंडेड वाला हिस्सा है जिसे कार्पसल का ना, रीनल कार्पसल, ये राउंडेड वाला हिस्सा है, ये रीनल कार्पसल वाला हिस्सा है। नेफ्रॉन का ये रीनल कार्पसल वाला हिस्सा है, और फिर इसका ट्यूबुलर वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई, फिर नेफ्रॉन का ये ट्यूबुलर वाला हिस्सा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके भाई, हम ट्यूबुलर वाला हिस्सा बनाते हैं।
मैंने इसका ट्यूबुलर वाला हिस्सा बनाया। याद रहे नेफ्रॉन का हम पार्ट एग्जैक्ट डायग्राम हम उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में बनी हुई है। एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से नेफ्रॉन की फिर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पार्ट तक मैं उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जितनी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है ना, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दूं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास नेफ्रॉन की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। जितनी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड या एप्टीट्यूड लेवल तक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब देखें गौर से, मैंने जो है वो यहाँ नेफ्रॉन का जो है वो पार्ट यहाँ ड्रॉ कर चुका हूँ मैं तकरीबन। तो एक 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 स्टेप को अच्छे से समझिएगा ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखो भाई ये मैंने नेफ्रॉन की डायग्राम आपके सामने जो है वो बॉल पॉइंट से ड्रॉ की। पॉइंटर से आप अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ड्रॉ होगी। अब देखो भाई, ये जो राउंड वाला हिस्सा है ना नेफ्रॉन का, ये जो राउंड वाला हिस्सा है ये कहलाता है रीनल कार्पसल वाला, और बकिया जो ये पूरा ट्यूब की शक्ल में जो हिस्सा है ना ये कहलाता है रीनल टिब्यूल। ये रीनल कार्पसल है और ये पूरा कहलाता है रीनल टिब्यूल। अब देखो गौर से, ये जो राउंड वाला हिस्सा है ना, गौर से सुनिएगा, ये राउंड वाला हिस्सा जो है, बेटा मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं सर्जरी में, सही है बेटा मारिया? अब ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो एक्स्ट्रा बातें नहीं करो, शाबाश। ओके, तो ये वाला हिस्सा जो है, गौर से सुनो, ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है ना कप शेप, ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या कहलाता है? ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल है। इसी तरीके से बोमेंस कैप्सूल के बाद एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आता है। कॉन्वोल्यूट का मतलब जो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ हो, जैसे हम कहते हैं ना पुराने जमाने में जो टेलीफोन आते थे, टेलीफोन रिसीवर का जो वायर होता था वो कैसा होता था, मुड़ा हुआ था, उसे कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो सबसे पहले आ जाता है ये बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये वाला हिस्सा जो है ना ये कॉन्वोल्यूटेड है। अब देखो ये वाला हिस्सा भी कॉन्वोल्यूटेड है और ये वाला हिस्सा भी कॉन्वोल्यूटेड है। जो पहले आता है वो कहलाता है प्रोक्सिमल। जो पहले आता है वो क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल। और जो बाद में आता है वो कहलाता है डिस्टल। जो पहले आता है वो प्रोक्सिमल कहलाता है और जो बाद में आता है वो क्या कहलाता है, वो बाद में कहलाता है, वो कहलाता है डिस्टल। तो ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट है, ये ट्यूब्यूल का जो पार्ट है ये कॉन्वोल्यूटेड है ना, ये ट्यूब्यूल का कॉन्वोल्यूटेड वाला पार्ट है और पहले आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल, ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसी तरीके से जो बाद में आता है उसे कहते हैं डिस्टल। तो ये कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। इसी तरीके से प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो ये यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये रीनल ट्यूब्यूल का जो यू शेप स्ट्रक्चर नजर आता है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है ये पूरा, ये पहला ये यू शेप स्ट्रक्चर जो नजर आता है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। कल जो है वो अगर आपको याद हो उसमें रीनल मेडुला वाले हिस्से में हमने रीनल लूप ऑफ हेनले का वर्ड यूज किया था। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर जो नजर आता है ये कहलाता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर जो नजर आता है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले ना, यहां से फ्लूइड जो है ना, देखो बोमांस कैप्सूल के जरिए फ्लूइड दाखिल होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, फिर ये लूप ऑफ हेनले में आएगा। लूप ऑफ हेनले से पहले ये नीचे जाता है फ्लूइड, फिर ये फ्लूइड ऊपर आता है और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। तो क्योंकि ये यहां से नीचे आता है ना, यहां से ये स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, ये क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें जो है फ्लूइड नीचे आता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं डिस्टल लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? डिस्टल का मतलब जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना। जैसे एलिवेटर वाला टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में किया होगा, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग, और लिफ्ट जब ऊपर आती है तो उसे क्या कहते हैं, असेंडिंग। तो ये जो पूरा यू शेप स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा यू शेप स्ट्रक्चर है, इस पूरे यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये है लूप ऑफ हेनले जो है,
ये इसका नाम है। और इस लूप ऑफ हेनले से जब इस हिस्से से फ्लूइड नीचे की तरफ आता है और फिर ये फ्लूइड जो होता है वो यहां से नीचे से कहा जाता है ऊपर की तरफ। तो जिस लिम्ब से ऊपर से नीचे की तरफ आता है ये कहलाता है डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाता है ये। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाता है। और यहां से फ्लूइड जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, यहां से नजर आ रहा था। ओके, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां तक हम पहुंचे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट हैं। एक राउंड वाला हिस्सा है जो कहलाता है रीनल कार्पसल। और रीनल कार्पसल है ना, गौर से सुनिएगा, रीनल कार्पसल के पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। रीनल कार्पसल के पास क्या है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। और फिर इसके बाद फोरन से रीनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा हो जाता है। इसके बाद फोरन से क्या शुरू हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा हो जाता है। अब रीनल ट्यूब्यूल का जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो पहले वाला हिस्सा आता है, वो कॉन्वोल्यूटेड है, मुड़ा हुआ है। और इसके एंड वाला हिस्सा भी जो है, इसका एंड वाला हिस्सा भी जो है वो क्या है, कॉन्वोल्यूटेड है। तो जो पहले आता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो बाद में आता है उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दरमियान एक यू शेप स्ट्रक्चर है, और इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब यहां से जब हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे ना, जब हम आगे इस नेफ्रॉन के फंक्शन को जब हम समझने जाएंगे, तो वहां हम ये पढ़ेंगे कि फ्लूइड जो है वो यहां से दाखिल होता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या होता है, दाखिल होगा, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। क्या होगा, नीचे की तरफ जो है ये जाएगा। कि नीचे को जाने को हम कहते हैं, नीचे जाने को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर यहां से फ्लूइड जो है वो कहां जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए यहां से ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और फिर ये चले जाता है, फिर ये चला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। क्या होता है, फिर ये चला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये फ्लूइड जो होता है ये चले जाता है बहुत सारे डिस्टल। देखो यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अटैच हुआ ना, फिर यहाँ से अटैच होगा, एक यहाँ से एक और नेफ्रॉन अटैच होगा, यहाँ से एक और अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा। इसी तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट से जाकर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना, बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। यहां तक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो शुरू से सुन रहे हैं, यहां तक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो, ताकि मैं आगे इसकी ब्लड सप्लाई ड्रॉ करूं। यहां तक जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहां तक जो सुन रहे हैं, जिनको समझ में आया शुरू से जो सुन रहे हैं, वो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। शाबाश। तो उमेमा, उस्मान, कंवल, सना, शिक्षा, बाकी बच्चे शाबाश। 29 बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, 5 बच्चों ने यस कहा। जल्दी कंवल, शिक्षा, शिफा, सलमान, शिजा, परी शेख, हया, सिकंदर, मरियम अली, शाबाश। बहुत से बच्चों ने यहां तक समझा। अब मैं नेफ्रॉन के, देखो यहाँ स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है। स्ट्रक्चर जो है वो, ओके, मेहराब जान ने दूसरी बार लिखा है कि सर आज मेरा पहला दिन है। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर रोज बाकायदगी से हमारा लेक्चर सुना करेंगे। ओके, अब मैं इसकी क्या करने जा रहा हूँ, ब्लड सप्लाई जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ ना, गौर से सुनिएगा, ब्लड सप्लाई मैं इसकी बनाने जाता हूँ। ये मैंने इसकी ब्लड सप्लाई, आई विश मेरे पास ब्लैक पेन होती तो बहुत ज़बरदस्त डायग्राम बन जाती।
चल भाई, मैंने क्या की, मैंने इसकी जो है वो क्या की है, ब्लड सप्लाई भी बनाई है। अब देखो गौर से, ब्लड जो है ना नेफ्रॉन के पास आता है, ब्लड जो है वो नेफ्रॉन के पास आता है एफेरेंट आर्टियोल के जरिए। याद रखिएगा, आर्टियोल जो होती है वो स्मॉल आर्टरीज होती है। आर्टियोल क्या होती है, स्मॉल आर्टरीज होती हैं। ये आर्टियोल के जरिए जो है वो ब्लड क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा, दाखिल होगा। तो मैंने यहाँ लिखा एफेरेंट आर्टियोल, ये हो गया, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एफेरेंट आर्टियोल। ये एफेरेंट आर्टियोल के जरिए ब्लड इसमें दाखिल होगा। आर्टियोल जो है ना, आर्टरी की बहुत छोटी सी क्या होती है, ब्रांच होती है। आर्टरी की क्या होती है, बहुत छोटी सी ब्रांच होती है। एफेरेंट आर्टियोल के जरिए ब्लड यहाँ क्या होगा, दाखिल होगा। और फिर एक कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब जाल क्या होता है, बोमांस कैप्सूल के इनर साइड पे, बोमांस कैप्सूल के इनर साइड पर कैपिलरीज का पूरा क्या होता है, एक नेटवर्क बना होता है। और उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है। इसी तरीके से ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस से ब्लड फिर जाता है इफेरेंट आर्टियोल के जरिए, यहां से बाहर निकलेगा, दाखिल होगा एफेरेंट के जरिए, एफेरेंट आने वाला रास्ता, और जो जाने वाला रास्ता होता है वो कहलाता है इफेरेंट। देखो स्पेलिंग का फर्क देखो, एफेरेंट है ना, ए है, ए की जगह ई कर दिया मैंने, ये हो गया इफेरेंट आर्टियोल, इफेरेंट, ये हो गया इफेरेंट आर्टियोल, ये इफेरेंट आर्टियोल हो गया। फिर ये इफेरेंट आर्टियोल है ना, गौर से सुनिएगा, फिर ये इफेरेंट आर्टियोल के जरिए, गौर से सुनिएगा, फिर ये इफेरेंट आर्टियोल के जरिए फिर ये कैपिलरीज जो है वो ट्यूब्यूल के पास जाती है। फिर ये इफेरेंट आर्टियोल के जरिए ये जो प्रोक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जो कैपिलरीज जाती है ना, प्रोक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जो कैपिलरीज जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ना, इनको मैंने कहा ये हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। और फिर इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हो गई यहाँ, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए ये कैपिलरीज बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और लूप ऑफ हेनली के अराउंड आ जाती है। लूप ऑफ हेनली के एग्जैक्ट पैरेलल में ये कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, और इसे हम कहते हैं वाजा रेक्टा। क्या कहते हैं हम, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्यों कहते हैं, गौर से सुनो मरियम। ट्यूबुलर, पेरी का मतलब अराउंड, पेरी का मतलब क्या होता है, एतराफ में, अराउंड। किसके अराउंड है ये, किसके अराउंड है ये भाई, ये अराउंड है प्रोक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अराउंड है, इसीलिए क्या कहेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये वो कैपिलरीज हैं जो ट्यूबुलर वाले स्ट्रक्चर के अराउंड है, ये वो कैपिलरीज हैं जो ट्यूबुलर वाले स्ट्रक्चर के अराउंड है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए ये जो कैपिलरीज जो बन रही हैं ये कहलाती हैं वाजा रेक्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, वाजा रेक्टा। तो ये जो आ रहा है ना ये कहलाता है वाजा रेक्टा। देखो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आगे आपको फंक्शन में कोई मसला ना हो स्ट्रक्चर का। और फिर वाजा रेक्टा के जरिए, फिर वाजा रेक्टा के जरिए रीनल वेन में ब्लड चले जाएगा, फिर वाजा रेक्टा के जरिए रीनल वेन में, वाजा रेक्टा के जरिए रीनल वेन में ब्लड क्या हो जाएगा, दाखिल होगा। तो ये जो पूरी डायग्राम थी ना आपके पास, ये जो पूरी डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इस पूरी डायग्राम को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है ये आपके पास क्या है, ये पूरी डायग्राम है। अब देखो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट, मैंने टेढ़ा इसलिए किया था कि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो। अब देखो यार डायग्राम तुम लोग लग रहा है शायद इतनी जितनी बुरी थी इतनी नहीं है, देखो बेहतर बनाइए, वो भी बॉल पेन से, कोई मिटाने की मेरे पास क्या थी, कोई गुंजाइश भी नहीं थी। बॉल पेन से ये पूरी स्ट्रक्चर डायग्राम आपके सामने मैंने बाकायदा बनाई है। तो डायग्राम उम्मीद है कि आपको इतनी बुरी नहीं लगी होगी। चले अब मैं ये पूरा पेपर में कैसे स्ट्रक्चर लिखना है मैं पूरा समझाता भी जाता हूँ आपको साथ साथ। ओके सर, कैन आई टेक द पिक्चर ऑफ, बेटा स्क्रीनशॉट, सिंपल स्क्रीनशॉट होता है ना आपके पास भाई। आप जब इस वीडियो को देखोगे सिंपल आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और पेपर में आप पॉइंटर से बनाओगे डायग्राम तो और अच्छी बनेगी। चले तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी साथ साथ, दोनों हम साथ साथ करते हैं। चले तो मुझे शायद जूम ना करना पड़े, नहीं जूम नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ी बड़ी राइटिंग है। चले तो सबसे पहले रीनल कार्पसल वाले हिस्से की बात करने जा रहे हैं। देखो हमने कहा ना बेसिकली नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
नेफ्रॉन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ये रीनल कार्पसल वाला हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा जो है वो रीनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है। ओके, अब देखो गौर से, नेफ्रॉन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रीनल कार्पसल है और दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल कार्पसल वाले हिस्से की, राउंड वाले पार्ट की। तो रीनल कार्पसल की अगर हम बात करते हैं तो रीनल कार्पसल में हमारे पास सबसे पहले आता है बोमांस कैप्सूल। क्या है, बोमांस कैप्सूल की हम बात करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर याद है ना, ये बोमांस कैप्सूल। इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन इज फिल्ट्रेशन। ये जो है रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा हिस्सा है, कप शेप। बोमांस कैप्सूल जो है ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल का कप शेप वाला हिस्सा है। और आगे जब हम नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे ना, इसका काम है फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ये फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना क्या है, इसका काम है। आगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या था, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज था ना। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का क्या है, नेटवर्क है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम एफेरेंट आर्टियोल। एफेरेंट आर्टियोल के जरिए ब्लड क्या होता है, इसमें दाखिल होता है, मतलब रिसीव करता है। एंड ड्रेन ब्लड थ्रू इफेरेंट आर्टियोल। और इफेरेंट आर्टियोल के जरिए, इफेरेंट आर्टियोल के जरिए ब्लड यहां से क्या होता है, निकलता है, ड्रेन होता है। यहां तक हो गया। इफेरेंट आर्टियोल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। इफेरेंट आर्टियोल है ना, इफेरेंट आर्टियोल दो हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक कहलाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इसका दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, वाजा रेक्टा। इफेरेंट आर्टियोल जो है इससे जो क्या बनेगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनी और दूसरा क्या बना है, वाजा रेक्टा बना। तो हमने कहा इफेरेंट आर्टियोल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और दूसरा हमारे पास है वाजा रेक्टा, दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब बात आ गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की। किसकी बात आ गई, अब बात आ गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की। दीज कैपिलरीज सप्लाई ब्लड टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है ये भाई, ये जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ब्लड सप्लाई करेंगी और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सप्लाई करेंगी। दे लाई इन द कॉर्टेक्स। अगर आपको याद हो किडनी का हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर पढ़ा था, आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। फिर आगे वाजा रेक्टा। इट इज अ स्ट्रेट ब्लड वेसल एंड मूव पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, स्ट्रेट होती हैं और ये लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल क्या होती है, ये वाजा रेक्टा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और ये लूप ऑफ हेनले की क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल मूव करती हैं। एंड दे लाई एंड इट्स लाई इन द मेडुला। अगर आपको याद हो, लूप ऑफ हेनली जो है वो मेडुला में होता है और बकिया सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो ये हो गया ये वाला हिस्सा जो है वो मेडुला में। अब आगे रीनल ट्यूब्यूल वाला, ये कॉर्पसल वाला खत्म। अब रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल की बात की, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके तीन हिस्से हैं, कौन कौन से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और फिर आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके तीन हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास हैं। इनके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला हिस्सा ना। मैं एक मिनट फोकस करूं थोड़ा सा। ओके, सबसे पहले इस वाले हिस्से की बात करते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल तो यहाँ से शुरू हुआ ना, और रीनल ट्यूब्यूल का जो सबसे पहला हिस्सा जो था, रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला हिस्सा था वो क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो भाई, इस वक्त 32 बच्चे हमें बराह रास्त देख रहे हैं, जबकि वीडियो को लाइक करने वाले सिर्फ 14 स्टूडेंट हैं। तो मुझे ये बाकी के जो 15-16 बच्चे हैं वो अपनी वजह बताएं कि भाई वीडियो को लाइक करने में क्यों देरी कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी से शाबाश। तो इस वक्त 31 बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जल्दी से जिन जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक पे क्लिक नहीं किया, जल्दी से लाइक पे क्लिक करो, शाबाश, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, शाबाश। बहुत से बच्चे ना बड़ी सुस्ती की होती हैं, ना कोई कमेंट करते हैं ना कुछ। जो वीडियो को लाइक और कमेंट और पार्टिसिपेशन करते हैं ना, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। चलो, तो सबसे पहले भाई रीनल ट्यूब्यूल है ना, इसका जो सबसे पहला, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल व्हिच अराइजेस फ्रॉम बोमांस कैप्सूल। भाई ये रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला हिस्सा, तभी तो प्रॉक्सिमल कहा, प्रॉक्सिमल की वजह यही था ना, सबसे पहला हिस्सा था। और ये किससे अराइज हो रहा है, बोमांस कैप्सूल से। एंड इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। एंड इट लाइज इन द कॉर्टेक्स, ये किसके अंदर होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। जबकि दूसरा वाला हिस्सा, गौर से सुनिएगा, दूसरा वाला हिस्सा अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा
इट इज यू, लूप ऑफ हेनली आ गया ना दूसरा वाला, इट इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये यू शेप स्ट्रक्चर है भाई, ये यू शेप स्ट्रक्चर है विच लाइज इन द मेडुला, ये जो किसके अंदर होता है, मेडुला के अंदर। इट हैज टू लिम्स, इसके कितने लिम्ब होते हैं, इसके दो लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जिससे फ्लूइड नीचे की तरफ जाता है, असेंडिंग लिम्ब जिससे फ्लूइड कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। फिर लूप ऑफ हेनली के बाद फिर कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा आता है जो बाद में आ रहा है। तो हमने कहा इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ये रीनल ट्यूब्यूल का तीसरा हिस्सा है। विच अराइजेस फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, जो कहां से अराइज हुआ है, असेंडिंग, जो जहां से फ्लूइड ऊपर आ रहा था ना, असेंडिंग लिम्ब से अराइज हुआ है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। एंड इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स, ये कहां है, ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। और फिर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्ट करता है एंड सेंड इट टू द पेल्विस। और पेल्विस वाला जो हिस्सा है, जो कि यूरेटर का जो सबसे पहला जो डायलेटेड पार्ट होता है ना, उसे हमने रीनल पेल्विस कहा था। और यहाँ से यूरिन जो होगी वो रीनल पेल्विस में क्या हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी। तो जो वीडियो को शुरू से सुन रहे हैं, क्या उनको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया? शाबाश, जल्दी से बताओ, क्योंकि अपर डायलेटेड पार्ट, जो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, क्या उनको अच्छे से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया? क्योंकि अगला जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रक्चर समझ में नहीं, याद होना चाहिए। जावेदुल्ला शायद हमारा न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। बेटा अगला जब हम फंक्शन नेफ्रॉन का पढ़ने जाएंगे ना, उसमें आपको अच्छे से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और जो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, तमाम अपने दोस्तों को बोलें कि हम डेली जो है वो 9 बजे की टाइम पर या 8:30 बजे की टाइम पर जो है वो लाइव बायोलॉजी का लेक्चर ले रहे हैं। और इसमें मेरी पूरी कोशिश है, क्या है, इसमें पूरी कोशिश हमारी है कि हम पूरा बायोलॉजी का कोर्स क्या करेंगे, बहुत जल्द 2 महीनों के अंदर अंदर हम बायोलॉजी का पूरा कोर्स मुकम्मल करने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप डेली लाइव पार्टिसिपेट करें, ताकि 2 महीनों के अंदर जाकर आपका क्या हो जाए, कोर्स मुकम्मल हो। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो मैंने तो डायग्राम बने ना, मेरी डायग्राम की तारीफ की ना, अब इस स्टूडेंट ने देखो डायग्राम कैसी बनाई थी, वो भी देखो थोड़ा सा। इस स्टूडेंट ने ये डायग्राम जो है वो ऐसे कलर से बनाई थी, देखो कितनी प्यारी बनाई है यार। देखो स्टूडेंट ने पेंसिल है ना, इसलिए कैमरा थोड़ा अच्छा सा फोकस नहीं कर रहा, अगर ये पॉइंटर से बनी हुई होगी तो बहुत अच्छा आता। तो मैंने जो है ये बॉल पेन से बनाई थी, स्टूडेंट ने जो है ये बाकायदा कलर से क्या की थी, बनाई थी। अब आ जाते हैं नेफ्रॉन के, हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कितनी टाइप्स हैं, 2। एक कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा कहलाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, 2 टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन विथ इट्स ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द आउटर कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दे हैव वेरी स्मॉल loop of Henle which dip very small in the medulla। अब देखो भाई ये किडनी है ना, मैं डायग्राम मुझे इसकी बनानी पड़ेगी, पेंसिल वाली डायग्राम है ना, यहाँ फोकस नहीं हो पा रही ना, तो मैं आपको यहाँ बना करता हूँ। देखो मैंने किडनी बनाई ना, किडनी अगर आपको याद हो उसमें जो है वो आउटर कॉर्टेक्स होता है और दूसरा क्या होता है, मेडुला। तो मैं एक पिरामिड वाला हिस्सा बना के बता दूँ। देखो ये एक पिरामिड वाला जो हिस्सा है ना, उसको कंसीडर कर लेते चलो। अब देखो इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स है ना, किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, अंदर वाला क्या है, मेडुला। अब इस कॉर्टेक्स को भी हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस कॉर्टेक्स को भी हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये कॉर्टेक्स का हिस्सा बाहर वाला हिस्सा है और ये क्या है, अंदर वाला हिस्सा। तो हमने कहा ये कहलाता है आउटर कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है ये भाई, किडनी का बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स था ना, तो कॉर्टेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक कहलाता है आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा कहलाता है इनर कॉर्टेक्स। एक आउटर कॉर्टेक्स है और दूसरा जो है, एक मिनट स्पेलिंग सही नहीं लिखी, ओके कॉर्टेक्स, और ये आ गया इनर कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा आ गया इनर कॉर्टेक्स। अब जो नेफ्रॉन है ना, इसकी 2 टाइप्स है, एक कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जिसका बोमांस कैप्सूल और कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, बोमांस कैप्सूल और कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो होता है वो आउटर कॉर्टेक्स में होता है।
ये आउटर कॉर्टेक्स है ना, वो नेफ्रॉन जिसका बोमांस कैप्सूल और उसका कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो है वो कहाँ होगा, आउटर कॉर्टेक्स में होगा। और इनका लूप ऑफ हेनली जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। इनका जो लूप ऑफ हेनली होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, जो मेडुला के बिल्कुल कम डिप का मतलब बहुत कम गहराई तक जो है वो जाता है। जबकि जो दूसरा जो नेफ्रॉन की टाइप्स है वो कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बोमांस कैप्सूल और इसका जक्स्टा मेडुलरी का बोमांस कैप्सूल और उसका कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो होता है वो इनर कॉर्टेक्स में होता है। इनर कॉर्टेक्स में होता है और इनका लूप ऑफ हेनली जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत डीप तक जाता है। लूप ऑफ हेनली जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो कहाँ तक जाता है, बहुत डीप तक जो है वो लूप ऑफ हेनली क्या होता है, दाखिल होता है। दे हैव वेरी लार्ज लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इनका लूप ऑफ हेनली जो होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो हमने कहा कि नेफ्रॉन की जो है वो दो टाइप्स हो गई। एक कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका बोमांस कैप्सूल और कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो है वो आउटर कॉर्टेक्स में होगा और इनका लूप ऑफ हेनली छोटा होगा। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं जिनका बोमांस कैप्सूल और बोमांस, बेटा अभी ओमेमा अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पर पूरा एक लेक्चर होगा, तभी बेचैन ना बनो। तो हमने कहा कि बोमांस कैप्सूल और इसका जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड वाला पार्ट जो है वो इनर कॉर्टेक्स में, और इनका लूप ऑफ हेनली जो होता है वो बहुत लार्ज होता है और वो कहा जाता है, बहुत डीप तक जो है वो जाता है। तो अब देखो भाई मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हमारे पास है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, द नेफ्रॉन विथ इट्स ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द आउटर कॉर्टेक्स, वो नेफ्रॉन जिसका ग्लोमेरुलस और कहाँ होगा, आउटर कॉर्टेक्स में, आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। दे हैव वेरी स्मॉल लूप ऑफ हेनली। इनका जो लूप ऑफ हेनली था ना वो कैसा था, बहुत छोटा था। विच डिप वेरी स्मॉल इन द मेडुला, जो कि मेडुला के अंदर क्या होता है, बहुत कम गहराई तक जाता है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी में क्या कहा, द नेफ्रॉन विथ इट्स ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन द इनर कॉर्टेक्स, वो कहाँ है, इनर कॉर्टेक्स में है, आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दे हैव वेरी लार्ज लूप ऑफ हेनली विच डीप वेरी लार्ज इन द मेडुला, जो कि मेडुला के अंदर बहुत ज्यादा गहराई पर जाता है। अब गौर से देखो, लूप ऑफ हेनली का अगर काम किसी ने पूछा है तो थोड़ा सा बताता हूं। लूप ऑफ हेनली का जो काम होता है, मेन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी की क्या करवाना है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाना है, पानी की रीएब्जॉर्प्शन करवाना है। अब अगर क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी जिसम में बहुत ज्यादा पी लेते हैं, हम क्या करते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो हमें मालूम है यूरिन बार बार आएगी। पानी जब हम बहुत ज्यादा पी लेते हैं, हमारे जिस्म में पानी बहुत ज्यादा होता है, और जिस्म में पानी बहुत ज्यादा होता है तो हमारे जिस्म के अंदर पानी एक्सेस अमाउंट में है, उसे यूरिन में क्या करना है, निकालना है, इसलिए यूरिन क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है। तो उस वक्त कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करते हैं। उस वक्त ज्यादातर कौन काम कर रहे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनली इनका छोटा है ना, और लूप ऑफ हेनली क्या है, छोटा है, तो ये पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन हम रोजे की हालत में जिस्म में पानी की क्या है, शॉर्टेज है, तो उस वक्त हमें मालूम है यूरिन हमें बार बार नहीं आती, बिल्कुल भी यूरिन नहीं आ रही होती, और अगर आती भी है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है जिसमें पानी बहुत कम होता है। तो उस वक्त ज्यादातर कौन काम करते हैं, उस वक्त ज्यादातर जो है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, उस वक्त ज्यादातर जो है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं। क्योंकि जब फिल्ट्रेट यहां से गुजरता है, लिक्विड वाला पार्ट गुजरता है, तो ये ज्यादातर पानी को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और पानी को जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते। तो हमने कहा, तो ये बाकायदा आप जो है वो चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस का जो लाइव टेस्ट लिया था ना एप्टीट्यूड वाले बच्चों का, वो लाजमी देखना, उसमें ये सवाल भी था एमसीक्यू का, कि जब जिस्म में पानी बहुत ज्यादा होगा तो कौन से नेफ्रॉन ज्यादातर काम करेंगे, कॉर्टिकल। जब जिस्म के अंदर पानी की क्या होगी, शॉर्टेज होगी, तो कौन से नेफ्रॉन काम करेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा, अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, रेगुलरिटी फंक्शन ऑफ किडनी, या रेगुलरिटी फंक्शन ऑफ रेगुलर, एक साथ पाए जाते हैं, बिल्कुल यार एक ही किडनी में पाए जाएंगे ना, एक साथ पाए जाते हैं। रेगुलरिटी फंक्शन ऑफ किडनी या रेगुलरिटी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन लिखो और उसका फंक्शन लिखो, तो हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो समझ भी लिया, और लिखने वाला तरीका मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बता भी दिया।
तो कल के क्लास के लिए आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ना सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ये याद होना ज़रूरी है। आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो कि क्या चीज़ मैंने बताई है, तो इंशाल्लाह ये रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आपको या रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे मिस मत कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक आप क्या करें, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि डेली फ्री ऑफ कॉस्ट हम बायोलॉजी की लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, तो वो भी लाइव लेक्चर में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि एप्टीट्यूड के डेज थे तो एक एक दिन में जो है वो 200 150 बच्चे जो है वो लाइव जो है वो लेक्चर में पार्टिसिपेट करते थे। बेटा पूरा साल जो है वो बहुत से बच्चे हैं वो सिर्फ सो रहे होते हैं और एग्जाम के दिनों में व्यूज की तादाद जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्यों ना साल की शुरुआत से मेहनत करो और अच्छा स्कोर करो। इस बार आपको पता होगा आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड में पास ही नहीं किया, पासिंग मार्क्स ही नहीं लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत बुरा दिया। लेकिन रोज का काम, गौर से सुनिएगा, रोज का काम रोज ही आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है। अपने सारे दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि डेली लाइव लेक्चर में पार्टिसिपेट करो, पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो एंड में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। कतरा कतरा करके क्या बनती है, दरिया बनती है। एक ही दिन में जो है वो आप क्या करोगे, सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, बहुत बुरा जाएगा। सर अगर इंटर 2000 में किया है तो 2020 में एंट्री टेस्ट दे सकते हो, दे सकती हो, लेकिन 40 नंबर कट जाएंगे आपके। क्या होंगे, 40 नंबर के नहीं। सर इंग्लिश के लेक्चर कब अपलोड करेंगे फॉर टेस्ट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी? बेटा अभी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए इंग्लिश के बारे में सब गाइडेंस दूंगा, बाकी तैयारी खुद करनी है यार। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इन पे पहले हम फोकस करेंगे, इंग्लिश की तैयारी तो आपने खुद करनी है। सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकेबलरी, ये तो खुद तैयारी करो। सर उसका आंसर मेमल्स था। किसका आंसर भाई, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा कोई। क्या हो गया फरा, थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर, ओके। तो अपने सारे दोस्तों को देखो, पार्टिसिपेंट ज्यादा चाहिए, ये याद रखना। 30 के करीब है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता कि लाइव पार्टिसिपेंट सिर्फ 25 26 30 100 के आते हैं। अगर ये लाइव पार्टिसिपेशन 100 से ज्यादा होंगे तो मैं बहुत जल्द आपको, ये लाइव पार्टिसिपेशन अगर 100 से ज्यादा होंगे जैसे कि एप्टीट्यूड में होते थे, मैं आपको पूरा कोर्स बहुत जल्द जो है वो करवाऊंगा। टोटल 3 बंच बनाते हैं कैपिलरीज के नेफ्रॉन में। अबे नहीं, इतनी गंदी डायग्राम हो जाएगी, इतना कुछ बनाने की कोशिश करोगी ना डायग्राम खराब हो जाएगी। सिंपल से आप जो है वो जैसी बनाई है वैसी बना लीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम को करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने जो है वो तमाम दोस्तों तक क्या करें, ये पहुंचाएं। पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो ओके। सर आप कौन से कोचिंग में? बेटा मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता, मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ और मेरी बाकायदा गवर्नमेंट जॉब भी है, कमीशन पास किया हुआ है और स्पेशलाइजेशन एफसीपीएस में कर रहा हूँ। ओके चले भाई। निज़ाम बलोच ने कहा थैंक यू सो मच, आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा तमाम दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचा देना। ओके आज का लाइव सेशन हम अपनी जगह क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। तौसीफ सत्तारी ने कहा है थैंक यू बेटा, वेलकम। ओके अल्लाह हाफिज़।